हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। राइट, तो लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसकी पोस्टुलेट्स हमने पढ़ी थी। और यहाँ से हमने क्या सीखा था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें बताती है कि मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ जो कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करके और उनके नेचर के बारे में, राइट, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उनके मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया था। और फिर वहाँ से हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझा था कि उनका नेचर कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, और उनको उनके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, जब हमें कंपाउंड्स के बारे में देखना होता है, उसके नेचर के बारे में समझना होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब चीज़ें हमें समझने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें खुद से पता होना चाहिए जो भी हमारे लिगेंड्स मेटल के साथ जुड़े हुए हैं ना, उनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हेल्प लेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? तो बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो हमारी एक सिंपल सी सीरीज़ है वहाँ, जिसमें हमने सारे लिगेंड्स को उठा के अरेंज करके रखा हुआ है उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। स्ट्रेंथ क्या होती है? अब स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो कितने पावरफुल है। स्ट्रेंथ का मतलब हम यही समझते हैं ना कि जो ज़्यादा पावरफुल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा मेटल के उनको पेयर कर देगा, और जो हमारा थोड़ा वीक है बेचारा वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाता है। राइट, तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसको हम अभी एग्जांपल्स जब करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कि उस सीरीज़ के अंदर हमने सिंपली लिगेंड्स को रखा हुआ है उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, कौन उससे वीक है, उस हिसाब से। और जो स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं, जिससे कि जो नेचर है हमारे कंपाउंड का वो डिपेंड करता है कि डायामैग्नेटिक बनेगा या पैरामैग्नेटिक बनेगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। राइट, तो जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करते हैं ना, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे तो हमने जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना वहाँ से निकल के आता है। क्योंकि जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ा जाएगा तो वहाँ से हम देखते हैं कि कितना हमारा जो भी हमारा कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कितनी उसकी कैपेसिटी है, जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो लिगेंड्स है उसने कितनी स्प्लिटिंग करवाई, उस हिसाब से हम देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, और उसके हिसाब से ही अरेंजमेंट करके हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई है। बट अगर हमें अभी वीबीटी के क्वेश्चंस भी करने हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अभी के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद रख लेते हैं, और जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अप्लाई करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर तो क्वेश्चंस हमारे सोल्व हो जाएंगे। फिलहाल CFT अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो हमारे लिगेंड्स हैं ना उनको याद रखेंगे कि किसकी स्ट्रेंथ कितनी है, जो कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना VBT के ऊपर क्वेश्चंस फिर करेंगे। तो जब बात आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, तो ये हमारी पूरी एक सीरीज़ है जिसमें हमने वेरियस लिगेंड्स को रखा हुआ है उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने हर एक इंडिविजुअल लिगेंड लिया, बट मैक्सिमम जो मल्टीपल हमारे रिपीटेड से लिगेंड्स होते हैं ना, जो बार बार कॉम्प्लेक्सेस में हमें दिखाई देते रहते हैं, वही लिगेंड्स हमने इस सीरीज़ में रखे हुए हैं। तो इस सीरीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार हम पढ़ेंगे तो हमें याद भी रह जाएगी कि कौन से लिगेंड की स्ट्रेंथ कम है और किसकी ज़्यादा है, और थोड़ा इसको देखेंगे भी कि कैसे इनको इजीली याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है वो कौन सा एलिमेंट है बच्चों? CO, कार्बोनिल जो है, ठीक है, वो हमारा क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा है। राइट, तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसका पहला एलिमेंट क्या है? CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, काफ़ी ज़्यादा हमारा क्या है, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे ही रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? CN नेगेटिव, उसके बाद EN इथाइलिन डायमीन जो हम पढ़ते थे, फिर उसके बाद NH3, फिर EDTA, उसके बाद है NCS नेगेटिव, उसके बाद है H2O, C2O4 2 नेगेटिव, उसके बाद है OH नेगेटिव, फ्लोरीन,
फ्लोरीन नेगेटिव, उसके बाद सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, HCl नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। तो ये हमारी पूरी सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक है। अब हम एक इंडिविजुअल लिगेंड को ऐसे नहीं जस्टिफाई कर सकते कि ये बात कह के कि यहाँ तक स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक वीक है, वो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को देखें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में COCN या फिर कोई भी लिगेंड कब स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, कब वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन से मेटल के साथ, और वो मेटल भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा एलिमेंट कौन सी सीरीज़ का है, 3D सीरीज़ का है। 3D की सीरीज़ का एलिमेंट होने का क्या मतलब है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अगर हमारे इन एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है। जनरली हमारे, तुम्हें पता है जनरली जो हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने वाले होते हैं ना, हमारी जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमें 3D के ही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हमारा 3D का ही एलिमेंट है तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो समझेंगे ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हमारा एलिमेंट है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है बच्चों, +2 गिवन है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CO और CN सिर्फ 2 लिगेंड्स ऐसे रहेंगे, ये जो 2 लिगेंड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, बाकी सारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे अगर हमारा मेटल प्रेजेंट है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमारा मेटल कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 3D सीरीज से। क्लियर है एक पॉइंट। अगर हमारा जो मेटल है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हमारे मेटल की है ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो जो भी लिगेंड्स अबोव H2O है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अबोव H2O, जो भी H2O से अबोव है, मतलब जो H2O से पहले वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ तक के एलिमेंट्स, वो सारे हम वहाँ तक के जो लिगेंड्स हैं, है ना, ये लिगेंड्स जहाँ जो भी हमारे कहाँ हैं H2O से ऊपर प्रेजेंट हैं, वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। और वाटर जो हमारा H2 है वो, और उससे नीचे वाले, वो सारे कैसे काम करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हमारा मेटल 3D सीरीज का है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है कॉम्प्लेक्स के अंदर, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो है मेटल, तो हम क्या करेंगे, जितने भी लिगेंड्स हैं, जितने भी सारे लिगेंड्स हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि कब क्या कैसे काम करता है। क्लियर है, राइट। तो अब उसके बाद हमें एक अलग से ध्यान रखना है किसका केस, जो ये हमारा कोबाल्ट प्रेजेंट है इसका थोड़ा अलग सा केस बनता है। क्या केस बनता है कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट प्रेजेंट है और कोबाल्ट कौन सी स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो फिर क्या होगा, जितने भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डोनर्स होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, और बाकी के जो लिगेंड्स बच गए वो सारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। समझ में आ गई बात। अब बात आ रही है मैम ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डोनर क्या होते हैं, तो अब एक बार लिगेंड्स की तरफ फिर से आते हैं और देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे आते हैं, सबसे पहले देखो कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, इस तरीके से सीरीज़ है हमारी, सीक्वेंस बनती है पीरियड में, है ना। पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। ऐसे ही हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे देखो जो हमारी सीरीज़ बनी हुई है ना लिगेंड्स की, वो भी कुछ इसी तरीके से बनी हुई है। ध्यान से देखोगे तो कि जो कार्बन वाले डोनर्स हैं देखो वो पहले आ गए, है ना। फिर इथाइलिन, डायमीन, NH3, EDTA, इन सब में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होता है। फिर तो हमारे कौन से आ गए, नाइट्रोजन डोनर्स आ गए। फिर उसके बाद देखो कार्बन आ गया, फिर नाइट्रोजन डोनर्स आ गए। फिर उसके बाद देखो H2O में ऑक्सीजन डोनेट करता है, यहाँ भी ऑक्सीजन डोनेट करता है, ये भी ऑक्सीजन डोनर्स आ गए, है ना। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है ना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हैलोजेंस आते हैं। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी ना हमें, कि पहले कार्बन डोनर
डोनर्स आते हैं, फिर नाइट्रोजन डोनर्स, फिर ऑक्सीजन डोनर्स, और यहाँ तक हमारे हैं ऑक्सीजन डोनर्स, फिर हमारे हेलोजेंस और कुछ सल्फर वगैरह के लिगेंड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो सल्फर डोनर्स होते हैं, सल्फर के थ्रू डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। अब एक बात तुम्हें देखनी है, मैंने क्या कहा है कि जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन का मतलब क्या है कि यहाँ तक के जो हमारे लिगेंड्स हैं ये सारे के सारे हमारे कैसे काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेंगे OH नेगेटिव तक के कोबाल्ट +3 के केस में। लेकिन अगर कोई और मेटल है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फिर क्या होगा, तो हमारे जो H2O से ऊपर हैं वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने वाले हैं। तो ये कंडीशंस अगर हम याद रखते हैं और इन लिगेंड्स की थोड़ी सीरीज को समझ के याद रखते हैं तो हमारे लिए फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा, चाहे फिर उसमें वो VBT के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूछ रखा हो, चाहे CFT के अकॉर्डिंग, तो हमें बाद में फिर करना ही है, ठीक है। तो यहाँ से इस सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक। चलो ठीक है, अब ये सारी बातें जैसे हम याद रख लेते हैं तो हमें मिलते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चन में फिर हमें क्या पता चलेगा कि भाई देखेंगे, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और फिर वहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि क्या हमें करना है, उसमें क्या नहीं करना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें कॉम्प्लेक्स गिवन है MnCN6 और यहाँ पे चार्ज भी होगा 4 नेगेटिव, ठीक है। ये हमने कॉम्प्लेक्स कंसिडर कर लिया है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे कि सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम मेटल जो भी प्रेजेंट है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। यहाँ से मैग्नीज के ऊपर हम मानेंगे चार्ज कितना आने वाला है, X। 6 साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होगा, -6। CN के ऊपर -1 चार्ज होता है। 6 साइनाइड है तो कितना चार्ज कैरी करेगा, -6 चार्ज कैरी करने वाला है। तो यहाँ से क्या हो गया, X - 6 इक्वल टू क्या रखेंगे, -4। तो यहाँ से हमारी X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। मतलब मैग्नीज हमारा यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं कि मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं जरा, क्या है। तो तुम बताओ, मेरे को पहले बताओ जल्दी से कि मैग्नीज कौन से नंबर पे आता है, क्या एटॉमिक नंबर है मैग्नीज का। तो हमें ये बात पता होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स एटलीस्ट 21 से 30 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, तो उनके तो हमें सबको पता ही रहना चाहिए, है ना। तो मैग्नीज आता है हमारा 25 नंबर पे। तो मैग्नीज अगर 25 नंबर पे आ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हम लिखेंगे 4s2 3d5। ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, ये है ना, जो इसकी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं। तो D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन गए 3D में, और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही जा चुके थे आर्गन के बाद, ठीक है। अब हम लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मैग्नीज इन ग्राउंड स्टेट कैसे एग्जिस्ट करेगा। मैग्नीज इन ग्राउंड स्टेट, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हमने कर दी किसकी, 3D। किसकी रिप्रेजेंटेशन है ये, हमारी 3D की। और ये हमारे पास क्या है, 4s। 4s के बाद हमारा क्या आता है, 4p, जो कि वैकेंट है मेटल के पास, तभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने लग रहा है ये। और फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, 4d, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये तो मैग्नीज की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या है, s में 2, 4s में, और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो मैग्नीज की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। अब हमें मैग्नीज उसकी एक्साइटेड स्टेट हम लिखेंगे क्या है, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे, Mn+2। जैसे ही हमने 2+2 लिखा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज ने निकाल दिए हैं अपने में से बाहर, तो पहले कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3D के इलेक्ट्रॉन निकाल दूं या फिर 4s के। तो भाई 4th शेल है, 4s बाहर है, तो पहले 4s के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3d5 के इलेक्ट्रॉन्स ही अंदर बच जाएंगे, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या रह गए, बाहर रह गए, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ, तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी, ये 4s है,
ये 4p है और उसके बाद ये है हमारा 4d। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभी इसकी +2 स्टेट बन गई, मतलब 3D के अंदर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अभी इसके। अब क्या है, जैसे ही लिगेंड आएगा, साइनाइड लिगेंड आएगा, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब हमने क्या देखा था, देखो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो मेटल की जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है होगी, और मेटल कहाँ से बिलोंग करेगा, 3D सीरीज से बिलोंग करेगा, तो कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे, सिर्फ CO लिगेंड और CN लिगेंड। लिखा था हमने, ये देखो याद करो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है हमने कि जब हमारा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो सिर्फ और सिर्फ CO और CN लिगेंड हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर CO और CN दोनों ही हमारे क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। हमारा लिगेंड है CN, तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देगा, पावरफुल है तो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगा लगा के ना एक ही ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करवा देगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता है। वीक फील्ड लिगेंड होता तो इसके पास इतनी पावर थी ही नहीं, स्ट्रेंथ थी ही नहीं, वो पेयरिंग नहीं करवा पाता। ऐसे करके हम याद रखेंगे। तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे ही हमारा आने लगेगा लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग कैसे होगी, 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल में 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये 2 ऑर्बिटल्स बच जाएंगी खाली, और यहाँ से फिर हमारा हो गया 4s 4p और ये लास्ट में क्या आ गया, 4d। ठीक है, ये 4s, यहाँ से ये 4p और ये हो गया 4d, और ये यहाँ पे क्या है, 3d। ठीक है ना। अब हमारे कितने लिगेंड्स आने वाले हैं, 6 साइनाइड्स आने वाले हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ पे एक साइनाइड लिगेंड आके इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा, एक यहाँ पे आएगा, 3rd साइनाइड यहाँ पे आने वाला है, 4th साइनाइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 5th साइनाइड यहाँ पे एंड 6th साइनाइड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाला है। तो 6 लिगेंड्स हो गए पूरे। ठीक है, 6 के 6 साइनाइड जुड़ गए। कौन कौन सी ऑर्बिटल्स का यूज़ हुआ, देखो 2d ऑर्बिटल, ये वाली और ये वाली, ये 3d की है, ये 4s की ऑर्बिटल है, और ये 3 किसकी है, 4p की। तो क्या लिखेंगे, इसकी कन्फिग्रेशन क्या हुई, D2sp3। ठीक है, क्या हो गई, D2sp3। अब इतनी बात तो ठीक है, अब हमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझने हैं। देखो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना, क्या यहाँ पे तुम्हें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमारे कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसके पास है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसका नेचर हम कैसा बोलेंगे कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये नेचर में कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। अगर सारे पेयर्ड होते तो क्या बोलते, डायामैग्नेटिक। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि हमें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक है ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है इसमें जो d ऑर्बिटल यूज़ हुई है वो अंदर वाली d ऑर्बिटल है। अंदर वाली d ऑर्बिटल का क्या मतलब है, अंदर वाली d ऑर्बिटल का मतलब है कि हमारे पास 3d भी प्रेजेंट है और हमारे पास 4d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो हम कौन सी वाली d ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं बच्चों, अंदर वाली 3d वाली ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं। तो अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज़ होगी तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ना कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। पैरामैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, D2sp3 इसकी कन्फिग्रेशन है। जब हमारी कन्फिग्रेशन D2sp3 आती है तो हमारा क्या ज्योमेट्री बनता है इसमें कॉम्प्लेक्स का, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें समझ लेनी है। समझ में आ गई बात। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होते तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता था मैग्नेटिक मूवमेंट का, √n × n+2। तो यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो हम कैलकुलेट भी करते हैं तो अराउंड हमारा 1.7 के कुछ वैल्यू आ जाती है इसकी, राइट। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, जस्ट
पूरे हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स बच्चों हमें मिलेगा ना, हम उस पूरे कॉम्प्लेक्स को ईजिली ना पूरा का पूरा डिकोड कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बस हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, ये जो सीरीज़ है ना हमारी, इसका पता होना चाहिए कि अगर हमारा 3D का कोई भी मेटल आ गया तो उसका बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। +2 है, +3 है, +4 है। +2 है तो ये 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी सारे वीक। +3 है तो वाटर से ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे क्या हो गए, वीक। उसके बाद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, देखना ही नहीं है कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक। कोबाल्ट का एक केस अलग से याद रखेंगे कि कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो यहाँ तक के सारे एलिमेंट, मतलब कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे, बाकी सारे वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की बात। अगर 4D और 5D के एलिमेंट्स आते हैं ना, तो उनके केस में हमें जनरली सबको ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान के पेयरिंग कर देनी होती है। तो सिंपल सी 4-5 बातें हमें याद रखनी है और ये सीरीज़ थोड़ा सा याद रखना है, कैसे जो लिगेंड्स है ना इनको हमने इसमें अरेंज किया हुआ है। बस इतना काम कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन हम ईजिली कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलो ये एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो निकाल लेते हैं। मैम यहाँ पे क्या आएगा, x + 0 = 3 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल है 3। भाई इतना सोचना क्या है, अमोनिया तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज ही नहीं होता, जस्ट जो चार्ज ऊपर गिवन है वही इसका चार्ज आएगा। कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जब कोबाल्ट का केस तो मैंने अलग से डिस्कस कर दिया था। कोबाल्ट के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोबाल्ट है और कोबाल्ट के पास साथ में क्या है, कोई भी कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन डोनर है, तो वो सारे के सारे कैसे काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, अमोनिया है, तो अमोनिया कोबाल्ट +3 के लिए कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। ठीक है, तो ये अमोनिया जो है वो हमारा कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। बस इतना सा काम समझ में आ गया। तो उसके बाद हम बना देंगे फटाफट इसकी कन्फिग्रेशन लिख के। तो कोबाल्ट की कन्फिग्रेशन देखो, कोबाल्ट आता है हमारा 27 नंबर पे, राइट। तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 4s में तो 2 आ ही चुके आर्गन के बाद, और 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब इसकी कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखो बच्चों। तो ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, क्या हो गई कि 3D के अंदर हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है मैम, 7 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गए। अब उसके बाद है कौन, 4s में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई हमारी 3D, ये हो गई हमारी 4s, और इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। फिर यहाँ पे अब अपने पास कौन आएगा आगे, 4p जो कि वैकेंट है, और उसके बाद हमारे पास कौन आने वाला है, 4d। ठीक है, यहाँ से देखो जरा अब ध्यान से, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन हो गई। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, कोबाल्ट है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा चुका है। एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं, डायरेक्टली लिख देती हूँ, क्योंकि जो हमारा लिगेंड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आके उसको पेयरिंग करवानी है। ठीक है ना, तो पेयरिंग करवानी है तो उसके हिसाब से ही हम इलेक्ट्रॉन्स को लिख देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये निकलेंगे s वाले, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोई भी निकल जाएगा। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए उन सब की हमें क्या करवानी है, पेयरिंग करवानी है, क्योंकि जो आने वाला लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3D ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। पहले यहाँ पे हो गया 3D, ये हो गया हमारा 4s, और ये हो गया 4p, उसके बाद आएगा 4d। ठीक है, अब देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 3, तो बचे कितने, ये 1 2 3 निकल गए, तो बचेंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। पर ये सोच के देखो ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद
3D में 6 बचेगा ओनली, 4s2 निकल गया और 3D के अंदर अब एक भी उसमें से भी निकला तो 3D 6 बचा ना, तो यहाँ से 3D 6 हमारा बचने वाला है। तो मतलब D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं और आने वाला है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयर के साथ डाल दो। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा काम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिल करने का। अब आएंगे अमोनिया के 6 लिगेंड्स। अमोनिया के 6 लिगेंड्स, पहला लिगेंड यहाँ पे आया, दूसरा लिगेंड यहाँ पे आया, थर्ड लिगेंड यहाँ पे आएगा, फोर्थ लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स देने, फिफ्थ यहाँ पे डोनेट करेगा और सिक्स अमोनिया यहाँ पर डोनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनर डी ऑर्बिटल फिर से यूज़ हुई, तो हम क्या बोलेंगे, D2sp3। D2sp3 इसकी कन्फिग्रेशन आ चुकी है। क्या तुम्हें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना इसका नेचर कैसा है, डायामैग्नेटिक नेचर है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू ही क्या है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि कैसा कॉम्प्लेक्स है, D2sp3 कन्फिग्रेशन बन रही है, तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया है ये। उसके अलावा एक टर्म और थी जो कि हमें लास्ट एग्जाम्पल में भी ऐड कर लेनी है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो स्पिन हमें कैसे पता चलेगी, मैग्नेटिक मोमेंट से ही देख लो, सिंपल सा है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हाई स्पिन में डाल दोगे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लो स्पिन में डाल दो। तो यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। लास्ट जो हमने किया था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास था, देखो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो हम क्या लिखेंगे, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है बच्चों। क्लियर है? याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, CuCl6 नेगेटिव। इसको और करके देखते हैं फटाफट से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कॉपर को मान लो X, 6 क्लोरीन की वजह से कितना चार्ज, 1 क्लोरीन कैरीज -1 चार्ज, तो 6 क्लोरीन विल कैरी -6 चार्ज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, X - 6 = -4। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये जो लिगेंड है वो कैसा है। देखो मेटल के ऊपर कितना चार्ज आने वाला है, +2 चार्ज, मतलब कॉपर जो है वो +2 चार्ज यहाँ पे कैरी कर रहा है। ठीक है, तो याद करो, अब +2 चार्ज जब होता था तो सिर्फ और सिर्फ CO और CN ये 2 लिगेंड्स हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, बाकी सारे वीक की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पर भी तो कॉपर पे +2 चार्ज आने वाला है, तो यहाँ पे Cl जो है वो कैसा लिगेंड है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करने वाला है। मतलब वो कोई भी यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है? ठीक है, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे क्या, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर कौन से नंबर पे आता है, 29 नंबर पे। कॉपर के जस्ट बाद कौन आ जाता है, जिंक आ जाता है। तो कॉपर के लिए क्या लिखेंगे, 3D9 एंड 4s2, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की। ठीक है, अब देखो कॉपर पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आना है, +2, तो ये क्या बन जाएगा, 3D9 बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s में से निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, 3D9 बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। अब बना लेते हैं फटाफट से कॉपर की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। तो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन जब हम कॉपर की बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले 3D, राइट, तो पहले लिखते हैं 3D, उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 4s, उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 4p, और लास्ट में इसके बाद हमारा आ जाता है 4d। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर का जब हमें लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है ना, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले ही नहीं हमने। ये वाली कौन सी है, ये एक्साइटेड स्टेट के बाद में जब इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा और लिगेंड्स उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर के लिए हम क्या लिखेंगे, 3D9 4s2, 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, डी में कितने लिखने हैं, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 फिल करते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 हो गई 9 इलेक्ट्रॉन फिल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर +2 की। तो कॉपर जब +2 स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जरा। पहली बात तो ये पेयरिंग करवानी ही नहीं है। क्यों नहीं करवानी? क्योंकि वीक लिगेंड्स हैं हमारा, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये पेयरिंग करवा पाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा जैसे का जैसे है वैसे का वैसा आएगा, चुपचाप अपने इलेक्ट्रॉन जहाँ इसको ऑर्बिटल्स दिखेंगी वहाँ पे डोनेट कर देगा। राइट, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं क्योंकि कॉपर कहाँ है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे बस, है ना। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम रहेगी एज इट इज़। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट, उसके बाद हमने ये 4s खाली हो चुकी है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, और ये हमारा क्या बन गया, 4d। ठीक है, अब आता है कौन, लिगेंड क्लोरीन। तो क्लोरीन आएगा, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3rd क्लोरीन, 4th क्लोरीन, 5th क्लोरीन और 6th क्लोरीन। 6 के 6 क्लोरीन आए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये है हमारी 3d, ये है हमारे पास 4s, ये है 4p और ये है 4d। तो कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज़ हुई है बच्चों, देखो ज़रा ध्यान से। पहले s यूज़ हुई तो s, फिर p यूज़ हुई, कितनी p यूज़ हुई, तीनों p यूज़ हो गई। उसके बाद 2 d ऑर्बिटल 4d की यूज़ हुई है, तो sp3d2, ये इसकी क्या बन गई, हमारे sp3d2 इसकी ज्योमेट्री इसकी आएगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो ज्योमेट्री क्या बनती है, ऑक्टा, यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है मैम। अब उसके बाद देखो ये क्या है, बाहर वाली d ऑर्बिटल हम यूज़ कर रहे हैं, अब की बार अंदर वाली d ऑर्बिटल यूज़ नहीं हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा माना जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 क्यों होगी। अगर मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर भी इस कंपाउंड का होने वाला है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है, सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कोई भी कॉम्प्लेक्स हमें गिवन होगा, उस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हो बच्चों, उसके बाद फटाफट देख लो अपनी टेबल, जो कि देखो मत, याद रखो उसको। कैसे कि जो भी हमारे मेटल्स हैं वो देखो, ज़्यादातर एग्जांपल्स में तुम्हें 3D के ही एलिमेंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान रखो कि अगर हमारे 3D के एलिमेंट्स हैं तो जो हमारा लिगेंड है, पहले तो उसकी स्ट्रेंथ याद कर लो कि कौन सा, ये ऑर्डर क्या बनता है। उसके बाद 3D के अगर एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +2 है तो सिर्फ 2 लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बाकी सारे वीक। अगर +3 में है मेटल तो H2O से ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग, बाकी वीक। अगर मेटल +4 में है तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कुछ इसमें अलग से देखना ही नहीं है। कोबाल्ट की बात करोगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोबाल्ट है, +2 में है अगर कोबाल्ट, तब तो यही रूल नॉर्मल लागू होगा। +3 में है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डोनर सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो जाएंगे। अदर्स हमारे क्या रहेंगे, सारे वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। राइट, तो ये यहाँ पे हमें करके देखने हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और देखना, उनकी प्रैक्टिस करना। फिर भी कुछ बात, कोई टॉपिक तुम्हें समझ ना आए, कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो तुम पूछ सकते हो। राइट, टिल देन गुड बाय।